मुझे जुए की लत लग गई थी। एक दिन जुआ लगाया तो अपनी 13 साला बेटी को जुए में हार दिया। इसी वक्त 3 लोग उसे उठा कर ले गए। बीवी बहुत रोई और वो भी घर छोड़कर चली गई। अगली सुबह नशा उतरा तो मुझे पछतावा हुआ और मैं बहुत रोया। इन लोगों को बहुत तलाश किया लेकिन मुझे कोई ना मिला। मैंने शर्मिंदगी से सब बुरी आदतें भी छोड़ दी और एक शॉपिंग मॉल में चौकीदार की नौकरी करके गुजारा करने लगा। लेकिन एक दिन मेरी रूह कांप गई जब बहुत ही मॉडर्न हुलिये में मेरी बीवी और बेटी। मेरा नाम जुबैर है। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध के शहर सक्खर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव से है। मैं वडेरों के खानदान का इकलौता चश्मो चराग हूँ। हजारों नौकर आगे पीछे घूमते रहते हैं। 1000 किस्म के पकवान का जायका अपने दस्तरखान पर रोज चखता हूँ। घर में पैसे की कोई कमी न थी। इसी चीज ने मेरे अंदर अक्कड़ पैदा कर दी। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। अपने वालिद की तरह खानदान में भी अकेला ही था। कुछ लोग मेरे हुस्न और दौलत से जलते भी थे। अल्लाह ने जहानत, दौलत और हुस्न तीनों चीजें वाफर मिकदार में दी थी। पढ़ाई की खातिर अब्बा ने मुझे बड़े शहर कराची में भेजा हुआ है। वो चाहते हैं कि पढ़ लिख कर आगे इनकी गद्दी संभालो, क्योंकि इस अफरा तफरी के दौर में अंग्रेजी जुबान आना निहायत ज़रूरी है। इनकी नस्ल आगे बढ़ने, इनकी ज़मीन और जायदाद में मज़ीद इजाफा हो। वो अपने असूलों के बहुत पक्के इंसान हैं। मैं उनका फर्माबरदार बेटा था। इनके किसी हुक्म को कभी नहीं टाला था। वैसे भी पढ़ाई में मैं अच्छा खासा था। मुझे कभी भी रिश्वत देकर पास नहीं होना पड़ा। अब्बा को मुझ पे फ़ख्र था। वो किसी गरीब का हक उन्होंने कभी नहीं मारा था। वो मजदूर और गांव के गरीब लोगों के लिए हिस्सा लाजमी निकालते थे। अपने असूल किसी की खातिर नहीं तोड़ते हैं। अपने इलाके के लोगों के सारे मसाइल वो ही हल करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग सब उनकी इज्जत करते थे और उनकी राय को अहमियत देते थे। बड़े सियासी लीडर भी अब्बा से बना कर रखते थे कि वोट लेने में उन्हें अब्बा की बड़ी सपोर्ट हासिल रही थी। इनके दुश्मन भी इनके जलाल से डरते थे। किसी की लड़की भागी हो या फिर जमीन पर कब्जा हुआ हो, ऐसे सारे मामलात दादा के बाद उनके जिम्मे लग गए हैं। हमारे गांव का रवाज है कि शादियां खानदानों में ही की जाती हैं ताकि घर की जायदाद का बंटवारा न करना पड़े। तभी वहां पे औरतों से ज्यादा मर्दों की चलती है। गांव में औरतों की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल तामीर नहीं किया गया। यही के पढ़ लिख कर हांडी रोटी ही करनी है। तालीम न होने की वजह से इनकी सोच अब भी वैसी ही है। आगे चलकर गांव के सारे फैसले मुझे ही लेने होंगे। मैं छोटे से शहर से निकलकर यूं रंग बरंगे माहौल में बहुत खुश हूँ। यहाँ अब्बा के पैसों पर अय्याशी करने का अपना ही मजा है। मैं कभी खुद से कुछ करने की ठान भी लेता तो अब्बा यही कहते, हमारे बाद सब तुम्हारा ही है। वैसे वो कुछ गलत भी न थे। गांव में फैली सारी जमीनें और हवेली का मालिक मैं ही तो था। इसलिए मेहनत मजदूरी की आदत मुझे खुद नहीं रही थी। मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ मिडिल क्लास लोग हसरत से मेरी गाड़ियों और टूर देखते थे और कहते, वाह भाई, तुम्हारी तो मौजें हैं। शुरू शुरू में तो मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगता था। मुझे अम्मा अब्बा के बगैर रहने की आदत नहीं थी। लेकिन नए दोस्त बनते गए और मौज मस्ती में अच्छा वक्त गुजर रहा है। मेरे वर्जिशी जिस्म और मेरे पैसे की वजह से बहुत सी लड़कियां मेरे नजर करम की मुंतजिर नजर आती हैं। अब्बा हर माह मुझे अच्छी खासी रकम माहाना खर्चे के लिए भेज देते हैं। अपना घर और गाड़ी मुझे अब्बा ने पहले ही ले दी थी। रोज बड़ी गाड़ी में यूं चाहते हजारों लोग रश्क भरी निगाह से देखते थे। आखिर क्यों ना भेजते, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। वक्त गुजरता गया और कैसे 4 साल कराची में गुजरे पता भी नहीं चला। यूनिवर्सिटी का आखिरी साल और अम्मा की तरफ से जोर पड़ने लगा कि अब वो अपनी भांजी से मेरी शादी करवा कर छोड़ेंगी। उनकी बेवा बहन की एक ही बेटी थी। इनकी बहन की किसी निजी स्कूल में टीचर से शादी हुई थी और वो किसी शहर में रहती थी। अम्मा को अपनी भांजी का खासा ख्याल था। मुझे भी भला क्या एतराज हो सकता था। खानदान से बाहर शादी करके अपनी सारी जायदाद से आंख होने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, क्योंकि मेरी खातिर अब्बा के असूल बदल नहीं सकते थे। इसलिए बगैर किसी तरद्दुद के हाँ कर दी। मुझे भी कोई लड़की पसंद न थी। दोस्तों के लाख कहने के बावजूद भी मैंने लड़की जात में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। ये इश्क माशूकी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अब्बा कहते
औरत की सुनने लग जाओ तो इंसान कभी कोई फैसला नहीं ले पाता। घर के बड़ों ने मिलकर मेरी डिग्री के बाद शादी की डेट रख दी। अब्बा चाहते थे कि जल्दी शादी हो और उनकी नस्ल परवान चढ़े। मुझे ना तो अपनी अनपढ़ मंगेतर को देखने में कोई इंटरेस्ट था। हमारे खानदान में लड़कियां या तो अंगूठा छाप थीं या फिर 5वीं पास, इससे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा था। गांव में ना ही शादी से पहले मिलना हमारे खानदान में अच्छा समझा जाता था, ना ही मुझे वहां गांव जाकर बैठने का शौक है। लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती गांव आने का बोला ताकि मैं अपनी सास से मिल लूं। लेकिन मैं सफाई से उन्हें पेपर्स और पढ़ाई का बहाना बनाकर इनकार कर गया। न्यू स्टूडेंट्स के आने पर यूनिवर्सिटी में बहुत शोर था। सीनियर मिलकर इनकी रैंकिंग कर रहे थे। मैंने और दोस्तों ने मिलकर उन्हें खूब तंग किया। इनमें एक डरी सहमी सी लड़की पे बार बार मेरी नजरें भटक रही थी। काली चादर को अच्छे से ओढ़े वो किसी मतवसत घराने की लड़की लग रही थी। वो बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। मैं चाहकर भी उसे तंग न कर पाया। अपनी अट्रैक्शन समझकर मैंने ख्याल झटका, क्योंकि अब्बा की सारी जायदाद से दस्तबरदार होना कोई आसान कदम थोड़ी है। मैंने उसे भूलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन महीने गुजर गए। जब वो मुझे नजर आती मेरी धड़कन तेज हो जाती। मैं उससे प्यार करने लगा था। उसके हुस्न ने मुझे घायल कर दिया था। ऐसी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया। उसका भी यही कहना था कि ये सारी मोहब्बत की ही अलामतें हैं। कुछ ने कहा कि इसको छोड़कर अपनी अनपढ़ कज़न से ही शादी कर लूं। ये प्यार मोहब्बत के चोंचले सिर्फ वक्ती होते हैं। लेकिन मुझे उसे पा लेने का भूत सवार था। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मैं अपनी अनपढ़ कज़न के लिए उसे छोड़ नहीं सकता था। मुझे अपनी खालाजाद कज़न में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे जहन में इसका अजीबो गरीब सा खाका बना हुआ था, और अब तो अपनी मोहब्बत में वो रकीब लगने लगी थी। इतने अमीर और खूबसूरत लड़के की शरीके हयात भी कोई नाजुक सी लड़की ही होनी चाहिए। मैंने बहुत हिम्मत करके अम्मा से बात करने का सोचा, ये जानते हुए भी कि हमारे घर में औरतों की नहीं सुनी जाती है। रात होते ही बहुत समझकर मैंने अम्मा का नंबर मिलाया। हमेशा की तरह कॉल उठाते वो दुआएं देने लगी। मैंने अम्मा को बताया कि मैंने आज बहुत ज़रूरी काम के लिए कॉल की है। वो समझी शायद पैसे चाहिए, तभी फट से बोली, तुम्हारे अब्बा पैसे भिजवा देंगे। मैंने कहा, अम्मा इस बार पैसों का मामला नहीं, बात कुछ और है। मुझे यहाँ एक लड़की पसंद है, वो बहुत मासूम है, मैं उसे पसंद करता हूँ। अम्मा ने डांट कर वही कहा जिसकी मुझे तवक्को थी, कि मैं इस लड़की को भूल जाऊं। उन्होंने चांद सी दुल्हन पसंद कर ली है और मेरी शादी उनकी भांजी से ही होगी। फिर प्यार से बोली कि देख मेरे भोले बेटे, तुझे नहीं पता कि शहर की लड़कियां कैसी चालाक होती हैं। ज़रूर इसने तुझ पर कोई काला जादू किया होगा। तेरी चमक धमक देखकर तुझे मासूम अदाएं दिखाई होंगी। मैंने अम्मा से कहा, वो ऐसी नहीं है। लेकिन भांजी की मोहब्बत सर चढ़ कर बोल रही थी। मुझे मालूम था कि अब्बा को वो नहीं बताएंगी। अब्बा के रूप से कौन वाकिफ न था। मैं अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस लड़की से बात करके शादी करने का सोचा। मैं मोहब्बत में दीवाना हो गया। मैंने अब तक उससे बात नहीं की थी। हिम्मत करके बात करने का सोचा। पहले दिन मेरे बात करने पर वो लड़की खफा हुई और नहीं मानी, लेकिन मेरे रोज़ रोज़ के इसरार पर बिलाखिर वो मेरी मोहब्बत पर ईमान ले ही आई। हमने निकाह करने का सोचा, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी माँ की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं करेगी। इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर उसके घर गया। मेरे सर पे मोहब्बत का भूत सवार था। मुझे अपना फैसला ठीक लग रहा था। मैंने लड़की की माँ को कायल करके निकाह कर लिया और वादा किया कि इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं अपने निकाह को छुपा कर रखना चाहता था। मेरा निकाह हुआ। मैं अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ गया। रोज़ अम्मा मुझसे मेरे निकाह के बारे में बात करती। हवेली में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बड़े हलवाई मेरी शादी पर मिठाई बनाने के लिए पहले से बुला लिए गए थे। मेरे फाइनल पेपर्स होने वाले थे। इसके बाद मेरी शादी वाला राज खुल ही जाना था। मैंने अम्मा को कहा, पेपर्स 1 हफ्ते लेट हो गए हैं। उन्हें सच बता देता, फिर जादू टूने वाले किस्से शुरू हो जाने थे। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। किसी परस्तान से आई हूर की तरह लगती, जैसे मुझे जन्नत में कोई हूर मिल गई हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की थी उसे पा लिया है। मेरे अब्बा और अम्मा को इस बात की खबर न थी। मोहब्बत की संगत में जिंदगी हसीन लगने लगी। मुझे उसके खानदान का सिर्फ इतना इल्म था कि रोड एक्सीडेंट में उसके अब्बू की डेथ हो गई और उसकी अम्मी और वो अकेली दुनिया में रह गईं। इनके अब्बा और अम्मा के खानदान में
आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे भी इसका शजरा नसब जानकर ही क्या लेना था। सब ठीक जा रहा था कि अचानक अब्बा और अम्मा बगैर बताए गांव से कराची आ गए। मुझे मेरी बीवी के साथ देखकर वो आग बगोला हो गए। वो मुझ पर खूब चलाए कि उनके खून पर मैं कैसे किसी बाहर वाले को तरजीह दे सकता हूँ। अगर अब गलती कर चुका हूँ तो इसकी मुझे वही सज़ा मिलेगी जो बाकी इन गांव के लोगों को मिलती है। वो अपनी रवायात के मामले में बहुत ही सख्त मिजाज थे। मेरी बीवी इन सब में बहुत डर गई थी। इनके यूं चिल्लाने पर वो सहम गई। अम्मा भी परेशानी से हम दोनों बाप बेटे को देख रही थी। वो अब्बा के आगे कुछ नहीं बोल पाई। अब्बा का जलाली रूप मैंने पहली बार देखा था। मैं समझ गया वो इन सब मामले की वजह से परेशान है। मैंने उसे तसल्ली दी, मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैंने अम्मा अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने दो ही रास्ते छोड़े कि या तो मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं या फिर उनकी जायदाद से दस्तबरदार हो जाऊं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैंने जायदाद छोड़ दी। वो अम्मा के साथ उसी वक्त गांव चले गए। उन्होंने महीने का खर्चा भेजना छोड़ दिया था। मैं अपनी कोशिश करता कि बचत करूं। अब पहले जैसे ठाट नहीं रहे थे। पहले पहल तो पॉकेट मनी से खर्च होता रहा। मैं अपनी बीवी को कोई आसाइश ना दे सका, लेकिन वो इस पे भी खुश थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी बीवी ने उफ तक नहीं की थी। वो मेरे साथ डट कर खड़ी थी। ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई थी। अब जनरल स्टोर से ज़रूरत की अशिया के लिए भी पैसे सोच सोच कर इस्तेमाल करने लगा। मुझे अपना फैसला अभी ठीक लग रहा था। हर जगह नौकरी के लिए धक्के खा लिए, लेकिन किसी ने भी साथ न दिया। पहले जो अब्बा के पैसे की वजह से लोग जी जी कर रहे होते थे, वो मुंह ही फेर चुके थे। हवेली जाकर अब्बा से माफ़ी भी मांगने का इरादा किया। भला माँ बाप को नाराज़ करके कौन खुश रह पाया है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था। अब्बा के रोबो दबदबे से लोग डरते थे। हवेली दाखिल होते मेरा दिल खौफ के मारे धक धक कर रहा था और जिस्म लरज रहा था, जैसे वो असूल के पक्के इंसान मुझे गुस्ताखी पे जान से भी मार सकते थे। इनका प्यार ही अब तक देखा था। बात गांव तक पहुंच चुकी थी कि हवेली के वडेरे ने गैरों में शादी कर ली। मुझे वहां देख के नौकर ने मुझे मना किया कि मैं वापस यहीं से पलट जाऊं। बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। उनका बीपी शूट कर गया है। अम्मा साई ने भी अपनी खास नौकरानी से कहलाकर भेजा कि वापस पलट जाऊं। वो मेरे जाने के बाद खासी उदास रहती थी। मैं हिम्मत करता अंदर गया। मुझे देखते ही वो आग बगोला हो गए और मुझे धक्के मारने लगे, बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ। आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, आप उससे मिलकर तो देखें। लेकिन वो कुछ समझने के मूड में नहीं थे। मेरी वजह से पहली बार उनकी शान में कमी आई थी। मुखालिफ पार्टी वालों को बातें करने का मौका मिल गया था। अपने मुलाजमीन से धक्के मरवाकर हवेली से निकलवा दिया और गांव से निकाल दिया। मैं सफाई देता रहा, लेकिन वो अभी तक अपनी जिद पर कायम थे। मैंने कई बार अब्बा के नंबर पर कॉल की। वो हमेशा कॉल काट देते और घर के नंबर पर जब कोई उठाता तो वो यही कहता, बड़ी बीबी आपको बहुत याद करती हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उनके गुस्से को देखकर चुप साध ली। मेरी बीवी उम्मीद से हुई। मैंने हवेली जाना छोड़ दिया। दरबदर की नौकरियां करने लगा। माँ बाप की नाराजगी से शायद जिंदगी में आगे अंधेरा ही छा गया था। उनकी नाफरमानी करके मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। किस्मत की देवी मुझ पर फिर दोबारा मेहरबान न हुई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कॉल करना भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद मुलाजमों की शामत आती होगी। सास के इंतकाल के बाद हम उनके घर में ही रहने लगे। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी। इनके होते मुझे सहारा रहता था। एक मतवसत इलाके में 2 कमरे का मकान था, जहाँ कच्ची सड़क पर पेवंद लगे कपड़ों पर रोज ऑफिस जाते अब मुझे बदबू का एहसास नहीं होता था। ठीक कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है। अल्लाह ने हमें शादी के 1 साल बाद ही नन्ही सी रहमत से नवाजा था। अपनी बेटी की पैदाइश पे दिल किया कि घर कॉल करके बता दूं। अम्मा शायद पिघल जाएं, लेकिन किसी ने कॉल ही नहीं उठाई। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। वालिद बनकर ही मुझे एहसास हुआ, मजीद पछतावा होने लगा कि मैं अपने वालिदैन को नाराज़ कर चुका हूँ। मुझे उन्हें एतमाद में लेकर शादी करनी चाहिए थी। मेरी खुशियों पर उनका भी हक था। मेरी बीवी बहुत सब्र शुक्र से रहती थी। वो भी गली मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर पैसे अच्छे खासे कमा लेती थी। मुश्किल से ही गुजर बसर हो रहा था। वक्त का पहिया घूमा और दोस्त यार सब साथ छोड़ गए। मतलबी दोस्तों पर लुटाने को अब कुछ बाकी नहीं रहा था। नौकरी की तलाश में जूते घिस चुके थे।
बेटी बड़ी होने लगी और पढ़ाई के खर्चात भी बढ़ने लगे। अचानक बुरी खबर मिली। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहां आग लग गई और मेरी नौकरी चली गई। अचानक गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। बैठे बिठाए नौकरी चली गई। पहले ही इतनी मुश्किल से घर चल रहा था, अब बीवी के पैसों पे सारा खर्च चल रहा था। 3 वक्त की बजाय 2 वक्त की रोटी नसीब होने लगी। नौकरी न मिलने की वजह से घर आकर बीवी से लड़ाइयाँ होने लगी थी। सारा बाहर का गुबार बसों के धक्के खाकर गुस्सा घर में निकलता। मैं फारिग वक्त में बाहर घूमने लगा, वही होटलों में बैठने लगा। वहाँ मेरी दोस्ती चंद आवारा लोगों से हो गई। वो लोग जुआ खेलते और बैठे बिठाए पैसे कमा लेते थे। इधर मैं सारी उम्र एड़ियां रगड़ता रहा, कोई ढंग की नौकरी तलाश न कर पाया। वो लोग नोटों की गड्डियां बगैर किसी मेहनत के शतरों और जुए में जीत रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो बगैर नौकरी और मेहनत के यूं बैठे बैठे कई नौकरी करने वालों से अच्छा कमा लेते हैं। पहले तो ज़मीर ने मुलामत की, लेकिन भूखे पेट ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया। मैंने भी किस्मत आजमाने का सोचा और बीवी से पैसे उधार मांगे। वैसे भी नौकरी तो कुछ मिल नहीं रही थी। उससे नहीं बताया कि मैं किस काम के लिए पैसे मांग रहा हूँ। पहली बार ही बुरी तरह हारा, लेकिन उन्हें शॉर्टकट से पैसे कमाता देखकर मेरे अंदर अब लालच आ गई। दोस्तों ने भी हौसला अफजाई की कि दोबारा खेलना चाहिए, ये नौकरियों में कुछ नहीं रखा। मोहब्बत का भूत भी शादी के 14 साल बाद उतर गया था। ये नहीं था कि अब बीवी खूबसूरत नहीं रही, बल्कि जेब में पैसा न होने की वजह से आए रोज लड़ाई झगड़े घर का मामूल बन गए। बीवी के पर्स से पैसे चुराकर मैंने जुआ खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों ने ही मुझे नशे की आदत डाल दी। पहले पहल मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सुकून मिलता है। मैं भी आदी होता गया। अब जुए के अड्डे जाना, नशा करना और जुआ खेलना मामूल बन गया था। मेरी बीवी मुझे बहुत मना करती कि मैं इन दोस्तों की सोहबत छोड़ दूं। वो गलत लोग हैं। मैंने गाली दी कि सारे फसाद की जड़ तुम हो। पता नहीं इस वक्त क्या जादू कर दिया, मैं अपनी जायदाद छोड़कर ये फैसला कर बैठा। अब मुझे भूखे पेट इस बात का पछतावा हो रहा था। गुस्से में मेरी जुबान में जो आया बोलता गया। वो खामोश हो गई। मेरी बेटी भी सिसकने लगी। मेरा हाथ हवा में बुलंद होता होता रह गया। मुझे जुए की लत लग गई थी। मैं हमेशा हार जाता। अब तक रोज लगाई गई शर्तों में सिर्फ 2 बार ही 500 रुपये जीता था। एक दिन फिर नशे में जुआ खेलने की तलब हुई। मैंने खुद को रोकने की बड़ी कोशिश की। नशा न मिलने की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा था। इतनी तलब हो रही थी कि मैं अपने हवास में नहीं था। मैं कांपता हुआ जुए के अड्डे पर गया। पास जेब में कोई फूटी कौड़ी नहीं थी और बीवी का पर्स भी खाली था। दोस्तों ने कहा कि आज नहीं खेलोगे। मैंने बताया जेब में पैसे नहीं और घर में कुछ कीमती नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी खूबसूरत बीवी और बेटी है, इन पर जुआ खेल सकते हो। तुम वैसे भी अब 2 दिन से जीत रहे हो। इसलिए उनकी बातों में आकर मैंने अपनी बेटी को पलड़े में रखा। इस वक्त मैं होश में नहीं था और जोश में था कि जीत जाऊंगा, लेकिन अपनी 13 साला बेटी को जुए में हार दिया। उसी वक्त 3 लोग उसे उठा कर ले गए। बीवी बहुत रोई, वो भी घर छोड़कर चली गई। वो तंगदस्ती और मारपीट सब बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन फूल सी बेटी को यूं ले जाते देखकर वो मेरे साथ नहीं रही। मैं नशे में था, इसलिए रोक न पाया। अगली सुबह नशा उतरा तो मुझे पछतावा हुआ और मैं बहुत रोया। मैं अपनी बीवी और बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। मुझे सब याद आया कि वो मुझे कैसे रोक रही थी। काश उसकी बात मानकर मैंने लोगों से दोस्ती छोड़ दी होती तो ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब वक्त गुजर गया था। इन लोगों को बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे कोई न मिला। मैंने शर्मिंदगी से सब बुरी आदतें भी छोड़ दी। रोज नमाज पढ़कर उनकी खैरियत के लिए रो रो कर दुआएं करता था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। बस यही दुआ करता कि अल्लाह इनकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत करे। मुझे इमाम ने कहा कि अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करने वालों की ज़रूर सुनता है। मुझे उम्मीद थी वो मेरी भी सुनेगा। मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद थी और एक शॉपिंग मॉल में चौकीदार की नौकरी करके गुजारा करने लगा। मैं नौकरी की टाइमिंग के बाद बाकी सारा वक्त बीवी और बेटी को तलाश करता रहता था। इनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई न था। आखिर वो लोग मेरी बेटी को किधर ले गए और बीवी किधर होगी। मैं बहुत मायूस हो गया था, लेकिन एक दिन मेरी रूह कांप गई जब बहुत ही मॉडर्न हुलिये में मेरी बीवी और बेटी बड़ी सी गाड़ी से निकली। मेरी दुआएं कबूल हो गई थी। मुझे हैरानी हुई कि ये इतनी अमीर और इस हुलिये में कैसे हैं। इनके पास तो खाने को पैसे नहीं थे, वो कैसे यूं बड़ी गाड़ी में घूम सकती हैं। कुछ तो मामला था।
مجھے ان پہ غصہ بھی آیا کہ میں انہیں ڈھونڈنے میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر وہی اطمینان بھی ہوا۔ میں اس کو کیسے بیچنے چلا تھا۔ وہ دونوں خریداری کر کے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں نے ان کا راز جاننے کے لیے پلان بنایا۔ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ کر پیچھا کرنے لگا۔ وہ لوگ بڑی سی کوٹھی میں داخل ہو گئیں۔ میں بھی دبے قدم دیوار پھیلان کر کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں جو میری آنکھوں نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میرے اماں ابا بیوی کو پیار دے رہے تھے۔ میری بیٹی ان کے درمیان بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں پہلے ہی اپنے ماں باپ کے پیار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ فوراً اندر گیا اور روتا ہوا بغیر کچھ کہے ابا سے لپٹ گیا۔ انہوں نے بھی خود سے دور نہیں کیا، کافی دیر گلے سے لگا کر کھڑے رہے۔ جب میری بیوی اور بیٹی کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا تو میں بھی ان کا ہی خون ہوں۔ پھر اچانک ابا نے دور کر کے برا بلا کہا کہ تم کون سے کاموں میں لگ گئے تھے کہ بیٹی پر جوا کھیل رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں شرمندہ تھا، اپنی بیوی اور بیٹی سے معافی مانگی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اماں سے معافی مانگی تو وہ ہنسنے لگیں، کہتی یہ سب ڈرامہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے کیا تھا، ورنہ ہم دونوں تم سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ میں حیران ہوا اور حقیقت جاننا چاہی کہ آخر میری بیوی اماں ابا تک کیسے پہنچی اور کیسا سبق سکھایا۔ تو اماں بتانے لگی جب میں نے ان سے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تبھی وہ فکر مند ہو گئی تھی اور ابا سے ساری بات کہتی۔ ابا نے پتہ لگانے کا سوچا کہ آخر کون ہے وہ لڑکی جس پہ ان کا بیٹا عاشق ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ پیسے دلا کر ان لڑکی کو کسی اور جگہ بھیج دیں گے۔ دراصل وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری خالہ زاد کزن ہی تھی۔ میں اپنی منگیتر کے عشق میں ہی گرفتار ہو چکا تھا۔ میں حیران ہوا، جس کا نقشہ میں ساری عمر ایک گنوار لڑکی کا کھینچتا آیا وہ دراصل میری بیوی ہی تھی۔ میری شادی دراصل میری خالہ زاد سے ہی ہوئی تھی۔ خالو کے انتقال کے بعد خالہ اپنے شوہر کے مکان میں رہنے لگی تھی، جن سے میں بالکل انجان تھا۔ ابا نے آگے بتایا کہ جب تم نے اس رشتے کی بات کی تو تمہاری خالہ نے ہم سے چھپا کر تم دونوں کا نکاح کر دیا، جس کی وجہ سے ہم دونوں ان سے ناراض تھے۔ تم کبھی ان سے ملے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ تمہیں جانتی نہ تھیں کہ تم ہی ان کے بھانجے ہو۔ اس وجہ سے ہم نے ناراض ہو کر تم دونوں سے قطع تعلقی برت لی۔ لیکن آخر کب تک؟ پوتی کے ہوتے ہی ہم تحائف بھجوانے لگے۔ تم تو بھول ہی گئے کہ اماں ابا کو اپنی بیٹی ہی دکھاؤں۔ ابا کے شکوے پہ میرا سر مزید جھک گیا۔ اس وقت میں کاش اپنی منگیتر کو دیکھ لیتا تو آج اتنی مشقت نہ کاٹنی پڑتی، لیکن اللہ کہتا ہے نا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پھر ابا نے بتایا کہ ایک دن بہو یعنی میری بیوی نے انہیں غلط صحبتوں کے بارے میں بتایا۔ ابا ہر ماہ بہو اور پوتی کے لیے اچھی خاصی رقم بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے سبق سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو پیسے دیے اور پھر وہاں سے بیوی اور پوتی کو لے گئے۔ میں سر جھکا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میں آئندہ نہیں کروں گا، کبھی انہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میرے ابا اماں نے مجھے معاف کر دیا۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش تھیں، کبھی منہ چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی گلے سے لگا لیتی۔ میری بیوی بھی مجھ سے شرمندہ تھی۔ اس نے ساری زندگی منگنی والی بات چھپائی تھی۔ دراصل وہ خود اپنے گاؤں کے کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی ماں کو ایموشنل کر کے وہ مجھ سے شادی کر چکی تھی، گھر سے بھاگ کر۔ بیٹی کو لے کر حویلی جانے کے بعد وہ میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب میں نے مزہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کی تو وہ جان بوجھ کر میرے سامنے آئیں تاکہ میں انہیں سمجھا سکوں جو ہمارے نصیب میں لکھا ہو وہ ہمیں مل کر رہتا ہے، چاہے ہم جتنا بھی اس سے بھاگیں۔ ہم ہنسی خوشی گھر میں رہنے لگے۔ میں ابا کی گدی سنبھال چکا تھا۔ گاؤں جاتے ہی میں نے ایک اسکول کی تعمیر کروائی تاکہ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ زمانہ بدل رہا تھا، اب وہ بھی مشکل گھڑی میں اپنے گھر کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی مالی مدد کر سکتی ہیں، اپنی نسل کو اچھے سے پروان چڑھا سکتی ہیں۔ گاؤں میں رشتے خاندان سے باہر کرنے کی بھی پوری اجازت دی۔ اتنے سال بعد اپنے چھوٹے وڈیرے کو دیکھ کر لوگ خوش اور حیران دونوں تھے۔ جو غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کی تھیں انہیں سدھارنے کا وقت آ گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، وقت کے پہیے نے مجھے پیسوں اور رشتوں کی قدر کرنا سکھا دی تھی۔ اب زندگی بہت بدل گئی تھی، خزاں کے سارے بادل جھٹ گئے تھے، اب آگے ساری زندگی میں بہار ہی بہار تھی۔ میری بیوی اور بیٹی کو بھی زندگی کی ساری آسائشیں مل گئی تھیں۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس نے مجھے گرنے نہیں دیا تھا بلکہ میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے مزید تکلیفوں سے بچا لیا تھا۔ میرے والدین کو مجھ سے راضی کر دیا تھا۔ برا وقت آتا ہے لیکن مختصر وقت کے لیے پھر چلا جاتا ہے۔ ہمیں بس ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔